यस स्टूडेंट्स, क्लास 4 आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। हिंदी का पाठ 3 व्याकरण का पोर्शन है, व्याकरण का भाग है। तो 3 नंबर पाठ है शब्द विचार। ठीक है, हमने भाषा पढ़ी, भाषा के बाद में हमने वर्ण जाने, वर्णमाला क्या होती है, और वर्ण के बाद में आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, कि शब्द विचार क्या है। चलिए, आपकी बुक है, बुक में सबसे पहले क्या बताएं आपको, इन शब्दों को पढ़िए। कौन कौन से शब्द हैं ये? कलम कलम, बालक बालक, झूला झूला, ताज महल ताजमहल। इन चित्रों को देखो और इनको पढ़ो। ठीक है, तो ये जो चित्र हैं इनके नाम जो दिए हुए हैं, कलम है ना, और क्या है, इस कलम को देखो, जो कलम लिखा हुआ है, तो कलम क्या है? कलम का अर्थ है, कलम का मतलब पेन, अपने जिससे लिखते हैं, है ना। तो कलम यानी ये क्या है, बिल्कुल सार्थक, बिल्कुल इसका अर्थ है। ठीक है, तो शब्द क्या है, वर्णों से मिलकर, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलकर जब स्वतंत्र रूप से लिखा जाए और उसका सार्थक अर्थ निकले, बिल्कुल बिल्कुल सही अर्थ, जिससे कि हम उस चीज को पहचान सकें, तो वह क्या होता है, वह शब्द होता है। ओके, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक, सार्थक यानी बिल्कुल मैंने 3 वर्ण मिला लिए, 4 वर्ण मिला लिए, वर्णों को मिला के मैंने इस तरह से लिखा, यानी उस चीज को अपने पहचान रहे हैं, है ना। यदि कोई वस्तु है, व्यक्ति है ना, किसी का भी नाम है, यदि हम उस चीज को पहचान रहे हैं, बिल्कुल सही उसका अर्थ निकल रहा है, तो वह क्या हो जाती है, सार्थक शब्द हो जाता है। और शब्द का दूसरा रूप कौन सा होता है, निरर्थक, यानी वर्णों को अपने दो तरीके से जचा के देख सकते हैं, एक तो बिल्कुल सही अर्थ निकले और दूसरा बिल्कुल अपन उस चीज को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, यानी वर्णों को ऐसे जचाया है उल्ट पुल्ट करके कि हम उसको नहीं पहचान पाएंगे, तो वह क्या हो जाता है, निरर्थक, बिना किसी अर्थ का, यानी उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जब अर्थ ही नहीं होता तो हम उस चीज को कैसे पहचानेंगे। तो सार्थक होता है पहला शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द देखेंगे आप, जैसे बालक, शब्द है बालक, यानी आपको पता है उस बालक की बात हो रही है कि बालक क्या कर रहा है ना, बालक कैसा है। उसी बालक को यदि उल्ट पुल्ट करके ब पीछे ले आए, ला आगे ले आए, ये क्या सबसे शुरू में ले आए अपन, है ना, तो क ला ब, इन्हीं वर्णों को, इन्हीं को यूज लिया है, लेकिन क्या किया है, आगे पीछे कर दिया। अब आगे पीछे करने पे क्या है, क ला ब। जानते हो आप कलाब क्या होता है? नहीं जानते, तो क्या है, ये निरर्थक हो जाता है। वैसे ही माता, अब माता का उल्ट पुल्ट करके यहाँ लिखा वर्णों को तामा, तो तामा क्या है, निरर्थक हो जाता है, और माता क्या है, बिल्कुल सार्थक अर्थ। महल, महल यानी पता है आपको, विशेष कोई महल की बात हो रही है ना, हवा महल, ताजमहल, तो आप पहचान लोगे कि ये क्या है, सार्थक शब्द है। और वही इसको आगे पीछे क्रम में जचाया, वर्णों को ल आगे ले आई, ह म लहम कर दिया, तो क्या हो गया, ये निरर्थक हो जाता है। ठीक है, तो आप जान गए शब्द के दो रूप हो सकते हैं, यानी वर्णों को दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका है सार्थक यही होता है और यही शब्द कहलाता है। तो शब्द की परिभाषा यही है कि दो या दो से अधिक वर्ण कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल सार्थक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो तभी वो क्या होता है, शब्द बनता है, उसके बिना शब्द नहीं बनता, क्योंकि हम इसे जानते ही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे कि सार्थक शब्द यानी वर्णों के मेल से बने हुए शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, और निरर्थक कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता। परिभाषा इतनी सी है कि जिसका कोई अर्थ होता है शब्द का, वह हो जाता है सार्थक, और जिसका कोई अर्थ ना निकले तो वह हो जाता है निरर्थक शब्द। ओके, आगे देखते हैं हम शब्दों के भेद, यानी कितने भागों में से हम बांट सकते हैं
शब्द है हमारे, उसके कितने प्रकार होंगे, कितने भाग निकल के सामने आएंगे, यानी शब्दों के भेद। अब हम भेद देखेंगे कि कितने आधार पर इनको हम बांट सकते हैं, कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो हमने इसको बांटा 3 भागों में। कौन कौन से? एक स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये शब्दों को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, स्रोत के आधार पर। स्रोत क्या होता है कि कहीं से, मतलब हिंदी भाषा में अब अपने शब्द आए हैं तो वे कहीं ना कहीं स्रोत तो है ही इनका, कहीं से तो आए हैं, है ना। हिंदी भाषा में इनको लिखा गया है तो ये क्या है, कहीं से उत्पन्न हुए हैं, कहीं से इनको लिया गया है। जैसे जैसे कह दूं मैं एग्जाम्पल के लिए, हर वस्तु की कोई ना कोई स्रोत होता है। ठीक है, जैसे आप आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी विद्या का स्रोत कहाँ है? आपका स्कूल है, आपको स्कूल से शिक्षा मिलती है ना। और जैसे कह दूं कि गंगा नदी है, तो गंगा नदी निकलती कहाँ से है? हिमालय के ऊपर गंगोत्री से निकलती है। तो उनका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कहाँ से निकल के आ रही है वो? गंगोत्री से। यानी हर, तो हिंदी भाषा में भी क्या है, शब्दों के उत्पन्न होने का, यानी उद्गम होने का क्या है, कोई ना कोई स्रोत होता है, कोई ना स्थान होता है। तो वही होता है स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना। रचना मतलब कोई चीज की रचना करना, उस चीज का निर्माण करना, उसको बनाना। ठीक है, यानी बनावट के आधार पर भी क्या है, शब्द 3 प्रकार के होते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर, मतलब अर्थ, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ, यानी कोई शब्द है जिसका कोई अलग अर्थ हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक अकेला ही अर्थ निकलता है। जैसे अब मैंने कह दिया गंगा, तो गंगा का कोई दूसरा नाम है? नहीं है। ठीक है, घर, अब घर को हम घर ही कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही अर्थ निकलते हैं, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं कह सकता। यानी घर को हम स्कूल नहीं कह सकते, या घर को हम मंदिर नहीं कह सकते, सबके अलग अलग नाम होते हैं अपने। ठीक है ना, यानी जब ऐसा नाम हो, यानी उसका एक ही अर्थ निकल रहा है कि घर की बात हो रही है, मतलब घर की बात हो रही है। ठीक है, और कुछ शब्द होते हैं जिनके की अर्थ बहुत निकल जाए, यानी ये अर्थ के आधार पर बांटा है। ठीक है, यानी कुछ शब्द जिनके अर्थ बहुत सारे निकल के आते हैं सामने। जैसे जैसे अंग। अंग, अंग क्या होता है? अंग देखो, एक तो मैं कह दूं कि इस शब्दों के भेद को 3 अंगों में बांटा गया है। 3 अंग मतलब 3 भाग, है ना, 3 पार्ट में। कितने पार्ट है इसके? 1 2 3, यानी 3 पार्ट्स हैं। यानी अंग, अंग मतलब भाग, हिंदी में कहते हैं कि भाग, कि इसके शब्दों के भेद को 3 भागों में बांटा गया है, वो होता है अंग। और दूसरा अर्थ इसका क्या निकल सकता है? हमारे शरीर का हिस्सा, हमारे शरीर भी क्या होता है? अंग होता है ना, कि ये हाथ है, ये पैर है ना। तो अंग, अंग एक शरीर को कह सकते हैं, देह को। ठीक है, अंग भाग को कह सकते हैं, यानी जहां बहुत सारे अर्थ निकले ना अलग अलग, यानी वो हो गए अनेक अर्थ निकलने वाले। यानी 2 तरह के हो गए, एक जहां कोई अर्थ ना निकले, एक जहां अलग अलग अर्थ निकले, और तीसरा होता है जिसके एक जैसे बहुत सारे अर्थ निकले। जैसे अपने पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची की पानी, पानी के कितने नाम हो सकते हैं? जल, नीर, है ना, वारी, तोय। ठीक है, तो इस तरह क्या है, जल के बहुत सारे समान रूप में कई नाम होते हैं, यानी उसी के रूप में। यानी जल को मैंने पानी कह दिया तो पानी का अर्थ भी क्या है? जल ही है। अब जल को इंग्लिश में वाटर कह दिया तो भी समझेंगे भाई वो जल की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है ना। यानी अर्थ क्या रहेगा? समान ही रहेगा, अलग अर्थ नहीं निकलेगा। अंग का तो क्या है, अर्थ अलग निकल रहा था, एक तरफ भाग हो रहा था और एक तरफ शरीर हो रहा था। ठीक है, प्रायवाची। फिर होते हैं, एक होता है अर्थ, अर्थ क्या होता है? विपरीत अर्थ। विपरीत मतलब समझते हो? रात का दिन, है ना, सुबह का शाम, काला का सफेद, यानी उल्टा अर्थ। विपरीत अर्थ मतलब विलोम शब्द। ठीक है, तो इस तरह ये अर्थ के आधार पर थे। अब हम सिर्फ स्रोत के आधार पर बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ स्रोत के आधार पर। पहले हमने शब्दों के 3 भेद बताए, पहला बताया आपको स्रोत के आधार पर। ठीक है,
स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? स्रोत आपको पता है, यानी कहां से निकल करके आए हैं शब्द। तो इसको अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं स्रोत के आधार पर शब्द? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब हम देखेंगे कि तत्सम शब्द, स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। पहला है तत्सम। तो उस तत्सम के बारे में जानेंगे, क्या होता है तत्सम। तत् मतलब होता है, संस्कृत का वर्ड है ये तत्, तो संस्कृत प्लस सम। सम मतलब कि उसके जैसा, बिल्कुल समान। सम मतलब बिल्कुल उसके जैसा, यानी तत्सम यानी बिल्कुल संस्कृत के जैसे शब्द होंगे और उसको हिंदी भाषा में अपन वैसे का वैसा प्रयोग लेंगे। ठीक है, उपयोग में लेने लग जाएंगे तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तत्सम। वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखिए तत्सम शब्द का अर्थ है तत् प्लस सम, यानी तत् यानी संस्कृत और सम यानी उसके जैसा, समान। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखो, हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान है, यानी हिंदी में हम कुछ वर्ड, कुछ शब्द ऐसे लिखते हैं जो बिल्कुल संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, बिल्कुल संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, और हमने उसको हिंदी में बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बताओ, अग्नि संस्कृत का है, सूर्य और नृत्य। नृत्य मतलब नाचना, तो नृत्य क्या है? संस्कृत का है। तो बिल्कुल संस्कृत के शब्द एकदम वैसे के वैसे हिंदी में अपने उसको लिखा है, उसको ग्रहण किया है, काम में लिया है, तो वह क्या हो जाता है? तत्सम। ठीक है, दूसरा भेद स्रोत के आधार पर शब्द का दूसरा, कि कहां से उत्पन्न हुए हैं, कहां से ये पैदा हुए हैं। ठीक है, कि तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कैसे कैसे आए हैं प्रयोग में? तद्भव, तद्भव शब्द का अर्थ होता है तत् प्लस भव। इसको भी मैंने टुकड़े किए तो तत् प्लस भव। तत् का मतलब वही संस्कृत का शब्द है, संस्कृत प्लस भव का अर्थ है, भव मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, भव। ठीक है, यानी कहां से आए हैं? संस्कृत से ही आए हैं। तत्सम यानी उसके जैसा का जैसा था, और तद्भव में क्या है? संस्कृत से आए हैं लेकिन अपन ने बिल्कुल संस्कृत के जैसा उनको लिखा नहीं है, उसको अपने दूसरी भाषा में, अपनी हिंदी भाषा के अनुसार ही उसको उपयोग में लिया है। जैसे जिनका उद्भव संस्कृत भाषा के शब्दों से हुआ है, यानी उद्भव यानी उत्पन्न, तो वो कहां से हुए हैं? संस्कृत भाषा से, लेकिन हमने उसे क्या है? अपनी हिंदी भाषा के अनुसार ही उनको उपयोग में लिया है। जैसे जैसे अग्नि, अग्नि है संस्कृत का, अब उसको अग्नि का अग्नि रखोगे तो वह हो जाता है तत्सम। अब अग्नि को मैंने हिंदी के अनुसार चेंज कर लिया है ना, तो क्या कर दूंगी मैं? अग्नि से आग, तो वो क्या हो जाता है? तद्भव, मतलब कि संस्कृत भाषा से पैदा हुआ है। ठीक है, संस्कृत भाषा से उसको मैंने अग्नि से आग लिखा। और वैसे ही सूर्य से मैंने क्या लिखा? सूरज। सूर्य से क्या लिखा? सूरज। और नृत्य तत्सम शब्द था, तो उसको भी मैंने हिंदी भाषा के अनुसार तद्भव बनाया। तो कैसे यूज किया? नृत्य से नाच। तो ये तो थे तत्सम और तद्भव। अब देशज के बारे में, देशज का क्या अर्थ होता है? देशज का अर्थ होता है देश के आधार पर। देश मतलब अपन जिस भी स्थान पर रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्षेत्र आपस में स्थान में जो बोली बोली जाती है, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम बस अपने उच्चारण में उसको बोलने लग जाते हैं, लेकिन उनका उद्भव है ना, उनका स्रोत हमको बिल्कुल पता ही नहीं है कि कहाँ से वे आए हैं। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको बस हम
हमारी बोली में उपयोग ला रहे हैं, ऐसे शब्द जिनका ना तो हमें पता चलता है कि ये संस्कृत से आए हैं या ये विदेशों से आए हैं, कहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं हमें नहीं इनकी जानकारी। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, देशज, यानी हमारी खुद की बोली के अनुसार बोले जाने वाले। तो देखिए, वे शब्द जो प्रांतीय बोली यानी हम जहाँ रहते हैं, जो भी जिस स्थान पर रहता है, हिंदी की उपभाषाओं से ही उपजे हैं, तो उत्पत्ति की कोई निश्चित जानकारी हमको नहीं मिलती है। जैसे जैसे हम कह देते हैं वो चिड़िया फड़फड़ा रही है, अब फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, ये शब्द क्या है, हम ही ने अपनी बोलने में उसको उपयोग लिया है, लेकिन ये उत्पन्न कहाँ से हुए इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कलेवा, ठीक है, कलेवा मतलब सुबह का नाश्ता जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी हमारे गांव की भाषा में बोला जाता है। तो ऐसे शब्द इनकी कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं, तो ये देशज कहलाते हैं। लप्पड़, कहते हैं ना काम कर ले फटाफट नहीं तो लप्पड़ पड़ जाएगा, लप्पड़, तो ये लप्पड़ ये जो बोलते हैं उन्हीं की भाषा में है। ठीक है, ताला, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, ताला, लोटा, है ना, पापड़, पापड़, ठीक है, चूड़ी। तो ये शब्द क्या है, इस तरह के शब्द अपने अपनी बोली के भाषा में अपन लेने लगे हैं काम, लेकिन इनकी कोई जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये देशज कहलाते हैं। अब कुछ शब्द होते हैं विदेशी शब्द। विदेशी यानी कि क्या कहेंगे कि जो विदेशों से अपनाए गए हों, विदेशों से अपन ने अपनाए हों, ऐसे शब्द हिंदी में अपन काम लेते हैं ना, कोई जापान का होता है, कोई अमेरिका का होता है, तो ऐसे विदेशों से आने वाले शब्द क्या है, विदेशी कहलाते हैं, और हिंदी में अपन लिखने लग जाते हैं। तो हिंदी में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से अनेक शब्द लिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, अंग्रेजी, अंग्रेजी से अपन जैसे लिखने लग गए स्कूल, क्या लिखने लग गए, स्कूल। हिंदी में तो क्या होता है, विद्यालय, विद्यालय लिखा जाता है ना, लेकिन कहीं कहीं अपन को ऐसे स्कूल लिखा हुआ भी मिलता है, आधा सेक। तो ये है क्या, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन अपन इसको ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, स, क कबूतर, ल से लट्टू, ये इन वर्णों से जचा के और ऐसे हिंदी में बना दिया अपन ने, है ना, यानी स्पेलिंग ना लिख करके हमने इसको ऐसे हिंदी में लिख दिया। तो ये शब्द होता क्या है, विदेशी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, विदेशी शब्द, यानी दूसरी भाषा से लिया गया है। स्टेशन, है ना, डॉक्टर, जबकि डॉक्टर को कहते क्या है, चिकित्सक, कहते हैं ना चिकित्सक, लेकिन कोई नहीं कहता आजकल, सब अपनी भाषा में कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब, ठीक है, यानी चिकित्सक उसको कोई नहीं बोलता। कॉलेज, है ना, और अरबी, कुछ शब्द अरबी भाषा के, जैसे आदमी, जबकि हिंदी भाषा में अपन क्या बोलते हैं, व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति कहा जाता है, जबकि कोई आदमी, आदमी कहते, तो वो आदमी शब्द कहाँ से लिया गया है, अरबी भाषा का शब्द है। औरत, ठीक है, किताब, मकान, तो ये क्या है, क्योंकि किताब को अपने क्या कहते हैं हिंदी भाषा में, पुस्तक कहा जाता है, कहा जाता है ना, पुस्तक। मकान को क्या कहा जाता है, घर। तो ये क्या, किताब, मकान, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम हिंदी भाषा में लिखते जरूर हैं, लेकिन ये कहलाते क्या हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। फारसी शब्द, फारसी मतलब, जैसे फारसी शब्द में आपको ऐसे एक बिंदु बिंदु मिलेगा लिखा हुआ, जैसे कुछ किताब में शब्द लिखे हुए होते हैं, कागज, 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 यानी इसके ग के नीचे ऐसे बिंदु मिलेगा आपको लिखा हुआ, कागज। तो ये बिंदु का मतलब, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं कहाँ से लिए गए हैं, फारसी भाषा से। कहाँ से, फारसी, हजार, तो इस तरह के शब्द फारसी भाषा से लिए गए हैं, तो विदेशी शब्द कहलाते हैं। पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द जैसे आलू, काजू, कमरा, गमला, इस तरह के शब्द क्या है,
क्या कहलाते हैं ये? पुर्तगाली कहलाते हैं। यानी पुर्तगालियों से, यानी पुर्तगाल की तरफ से आए हैं और अपने हिंदी भाषा में इनको काम लिया है। तो इस तरह ये थे विदेशी शब्द। ठीक है, तत्सम पढ़ा हमने, तद्भव, देशज और विदेशी, चारों पढ़े ना। तत्सम यानी बिल्कुल संस्कृत जैसे शब्द, बस वैसा का वैसा हिंदी में उसको लिखा है अपन ने एज इट इज। और तद्भव मतलब आए संस्कृत से है लेकिन लिखा हमने उसको हिंदी के अनुसार है। ठीक है, चेंज किया है। और देशज यानी हमारी बोली, हमारी भाषा के अनुसार। ठीक है, और विदेशी मतलब दूसरे देशों से जिन शब्दों को लिया गया हो। ठीक है, अब सेकंड है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना बताया था ना मैंने, रचना की रचना क्या होती है? कोई चीज मतलब कोई शब्द का हम निर्माण करते हैं, उसको बनावट की कैसी होगी, बनावट लिखा कैसे जाएगा, है ना। बनावट तो होती है शब्दों की, क्यों बनावट? जैसे मैंने कोई शब्द दे दिया विद्यालय, तो अब उसकी बनावट होएगी तभी तो बनाएंगे हम उसको, रचना करेंगे कि वी ऐसे लिखा जाता है, ये उसकी रचना हो रही है। ध ले, ये रचना हुई, ये बनावट हो गई है और ये ऐसा दिखता है। ठीक है, लिखा हुआ। तो ये होती है रचना। तो रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा है? शब्द को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पहला है रूढ़। कौन सा है? रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक, फिर तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कितने प्रकार के हुए? किसके आधार पर? रचना के आधार पर। कितने हुए? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो अब हम रूढ़ शब्द की बात करते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं रूढ़ शब्द? रूढ़ का अर्थ है बंधा हुआ। बंधा हुआ मतलब उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि टुकड़े होने पर उसका अर्थ नहीं निकलता। क्योंकि यदि कोई शब्द है वो बिल्कुल बंधा हुआ तो है, तब तो उसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके टुकड़े कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो हम क्या कह देते हैं कि ये रूढ़ नहीं है। तो सार्थक टुकड़े ना हो सके उसे रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल, कलम, कमल। अब इसके हम यदि टुकड़े कर दें कि कम प्लस ल या क प्लस मल, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ना तो इधर क का अर्थ निकलेगा, ना इधर मैल का निकलेगा, ना इधर कम का निकलेगा, कम का निकल जाएगा तो इधर ल का नहीं निकलेगा। तो इसके यदि कैसे भी टुकड़े करें ना तो दोनों तरफ अर्थ निकल नहीं रहे हैं, यानी ये बंधा हुआ है। कह सकते हैं कि ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, ऐसे ही कलम। तो इस तरह के ये जो शब्द हैं क्या है? रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? योग, योग का मतलब ही क्या होता है? योग जुड़ना, आपस में मिलना। ठीक है, तो यौगिक का अर्थ मिलना ही होता है, जुड़ना ही होता है। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द, सार्थक आप जानते हो जिसका कोई अर्थ निकले, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे कह दिया जाए पाठशाला, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, पाठ प्लस शाला, यानी ये 2 शब्द आपस में जुड़े हैं और इन दोनों का अर्थ निकल रहा है। कहने का मतलब ये है, ये तो बंधा हुआ था, इसका तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये क्या है? बंधा हुआ होता है तो ये रूढ़ हो जाता है। और इसके क्या हम टुकड़े कर दें तो इधर वाले का भी अर्थ है, पाठ मतलब पढ़ने वाला और शाला मतलब घर, पढ़ाई का घर, है ना, पाठशाला। तो इसके यदि दोनों तरफ टुकड़े कर दें तो दोनों का ही क्या है? अर्थ है कोई ना कोई। ठीक है, तो तब ये क्या हो जाता है? यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे रसोई घर, रसोई घर, तो मैंने रसोई प्लस घर कर दिया, यानी रसोई के लिए घर। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? यौगिक शब्द हो जाते हैं। अब देखिए योग रूढ़ शब्द।
रूढ़ जैसा होता है वैसा ही, और यौगिक और योग रूढ़ क्या होता है कि अर्थ कोई दूसरा निकलेगा, ठीक है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है जिसका अर्थ कोई दूसरा निकले। जैसे ऐसे शब्द जो यौगिक होने के साथ विशेष अर्थ में रूढ़ हो, विशेष अर्थ यानी शब्द कोई है और उसका अर्थ कोई विशेष निकल रहा है, बहुत ही अलग निकल रहा है। जैसे मैं कह दूं कि पंकज, पंकज ये रूढ़ है? नहीं है ये रूढ़। क्यों? क्योंकि पंकज का मतलब है पंख में जन्म लेने वाला, पंख प्लस ज, पंख प्लस ज, यानी पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्मने वाला। कीचड़ में कौन जन्मता है? कमल, कमल का फूल। तो पंकज कौन हुआ? विशेष, यानी विशेष अर्थ बता रहा है कि कमल, कि पंकज को देखते ही हमें विशेष अर्थ का पता चल रहा है कि कमल। तो ये क्या हो जाता है बच्चों? योग रूढ़। क्या कहलाता है? योग रूढ़। ऐसे ही नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले कौन है? शिवजी, महादेव, ठीक है। ऐसे ही दशानन, यानी 10 आनन, आनन मतलब मुख, 10 मुख वाला कौन है? रावण, है ना रावण। तो ये क्या हो जाता है? योग रूढ़, ठीक है। अब थर्ड नंबर भाग हम कल पढ़ेंगे। ओके।